हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान संगठन। 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के बारे में होगी चर्चा। सीएम जयराम ठाकुर ने बुलाई बैठक। स्पेशल टास्क फोर्स का हरिद्वार में छापा। 4 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बरामद। 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। झारखंड को नहीं मिली लॉकडाउन से राहत। 31 जनवरी तक बढ़ाए गए प्रतिबंध। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से आंदोलन को लेकर कमर कस ली है। एसकेएम ने 1 महीने पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानून के वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो 21 जनवरी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही एसकेएम के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील भी करेंगे। किसान संगठन अपने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग करेंगे। साथ ही वो पिछले साल अक्टूबर में लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। आपको बता दें कि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर पिछले साल प्रदर्शनकारी किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप है। शिमला में आज भाजपा विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। नए साल में बीजेपी विधायक दल की ये पहली बैठक है। सीएम जयराम ठाकुर इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं बैठकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पीटर हाफ शिमला में बीजेपी विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। सीएम जयराम ठाकुर इसमें विधायक प्राथमिकता योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वार्षिक बजट वर्ष 2022 से 2023 के लिए विधायक प्राथमिकता निर्धारण के लिए बैठकें 17 और 18 जनवरी में होगी। ये भी राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ शिमला में होने जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनावी साल में विधायकों को अधिक सक्रियता से काम करने के बारे में निर्देश जारी करेंगे। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी सभी विधायकों को पिछले 4 साल का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। कई विधायकों को चुनावी वर्ष शुरू होते ही अभी से टिकट कटने की आशंका है। पंजाब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 86 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस ने मोगा से चुनाव में उतारा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरे किसानों के संगठन ने शहरी क्षेत्र में व्यापारियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त समाज मोर्चा ने इसका ऐलान भी किया है। औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर की 6 सीटों पर व्यापारियों को टिकट मिली है। इन सीटों पर नामों का ऐलान शुक्रवार को होना था, लेकिन अब आज लिस्ट जारी की जाएगी। संयुक्त समाज मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सभी दावेदारों का कैरेक्टर जरूर चेक किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि संयुक्त समाज मोर्चा ने टिकट के लिए दावेदारी पेश करने को बायोडाटा सबमिट करने के लिए शुक्रवार शाम तक का समय था। समय सीमा खत्म होने तक 1273 उम्मीदवारों ने बायोडाटा सबमिट किया है। किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब में नई तरह की राजनीति और नया प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसे लेकर काम लगातार जारी है। पहली लिस्ट में मोर्चा की ओर से 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इनमें भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल के प्रधान बलवीर सिंह को भी उम्मीदवार घोषित किया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है। रकम किसकी है, इसको लेकर ज्वालापुर कोतवाली में देर रात तक आरोपियों से पूछताछ चली। वहीं इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ को हरिद्वार में पुरानी करेंसी के बदले नए नोट बदलने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। शनिवार देर शाम एसटीएफ के इंस्पेक्टर अब्दुल कलाम की अगुवाई में टीम ने मध्य हरिद्वार की एक कॉलोनी में छापा मारा, जहां से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से नोटबंदी से पहले चलने वाले करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद हुए। सभी नोट 500 और 1000 के थे। बरामद रकम 4 करोड़ से ज्यादा है।
दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड अभ्यास से पहले शनिवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2022 का अभ्यास होगा। उस दौरान राजपथ रफी मार्ग, राजपथ जनपथ, राजपथ मानसिंह रोड और राजपथ सी हेक्सागोन पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यातायात पर रोक रहेगी। साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ बंद रहेगा। ये परेड राजपथ पर विजय चौक से सी हेक्सागोन तक होगी। एडवाइजरी के अनुसार अभ्यास के मद्देनजर ट्रैफिक रूट बदला जाएगा। यात्रियों से ट्रैफिक नियमों, सड़क अनुशासन और सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देश का पालन करने का अनुरोध किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने के लिए रिंग रोड की बजाय लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, भैरव रोड, रिंग रोड इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अरविंद मार्ग, सफदरगंज रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया गया है। नोएडा की थाना 24 पुलिस ने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से छीना झपटी करने वाले एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। ट्रैकिंग के दौरान ARTO कार्यालय के पास पुलिस ने लोगों से झपटमारी करने वाले बदमाश जवाबी फायरिंग के बाद पकड़ा गया। हालांकि बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की गई है। भारत ने चीन को घेरने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। देश ने सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने ड्रैगन के दुश्मन देश फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करने के लिए 37.5 करोड़ डॉलर का सौदा किया है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया है, जिसके तहत अगले हफ्ते तक दोनों देश के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर चीन के साथ फिलीपींस का विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कपकपी सर्दी का एहसास हो रहा है। IMD ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत में आज रविवार यानी 16 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा कई राज्यों में आज बारिश की आशंका भी जताई गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा और आसपास के क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते देश के उत्तर और मध्य भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते इस इलाके में आज बारिश हो सकती है। बिहार के लोगों को लग रहा था कि मकर संक्रांति बीतते ही ठंड से राहत मिलने लगेगी, लेकिन अभी एक हफ्ते तक ठंड से बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सर्द पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। बिहार के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में और कमी आई है। जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में पटना समेत अन्य शहरों का तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरेगा। हालांकि धूप निकलने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिलती रहेगी, लेकिन पछुआ हवा की वजह से कनकनी अभी जारी रहेगी। पटना में शनिवार की रात पिछले 24 घंटे की अपेक्षा अधिक ठंड महसूस की गई है। इस दौरान तापमान पिछले दिवस की अपेक्षा करीब 2 डिग्री तक कम रहा। इसके फलस्वरूप ठंड में वृद्धि के आसार है। पटना का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री कम होकर 11 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम पारा 21.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 8.0 डिग्री सेल्सियस के साथ जिरादोई प्रदेश का ठंड इलाका रहा। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच झारखंड सरकार ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। वर्तमान परिदृश्य में जारी प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रहेगा। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, राज्य में 31 जनवरी तक लॉकडाउन की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। जो भी पाबंदी या छूट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू है, उसे राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक यथावत रखने का फैसला किया है। सरकार हालात पर लगातार समीक्षा कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि गाइडलाइंस का पालन करें, सुरक्षित रहे। बता दें कि हेमंत सरकार ने
4 जनवरी को कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया था। अब ये प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, पर्यटन स्थल और खेल स्टेडियम बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य जारी रहेगा। सभी सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ 31 जनवरी तक चलेंगे। गुजरात पाटन के हारिज शहर में श्री कृष्ण गौशाला और गांव के लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के संग संतवानी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संत श्री गुरु कालिदास बापू ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कही। संत श्री गुरु कालिदास बापू ने हिंदू सनातन धर्म की बात बताई। उन्होंने आगे बताया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा जिस दिन मिलेगा उसी दिन इस देश में से कोरोना खत्म हो जाएगा। और एक होकर अभी हमारी हिंदूवादी सरकार को विनती करो कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो। ये कोरोना, ये महामारी, ये सब दर्द मिटाना है, सब महामारी को मिटाना है तो सबसे पहले भारतवर्ष में गौ माता की हत्या बंद हो जानी चाहिए। जिस दिन गौ माता के खून का बूंद भारत की धरती पर गिरना बंद हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत भारतवर्ष के सामने आंख उठा के देख नहीं पाएगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत माता की जय। शिव शक्ति, गुरु गोधाम, आनंद आश्रम, डेकावाड़ा में कालिदास जी महाराज। ताजा कलम, जिसके दिल में गौ गंगा और गायत्री के प्रति प्रेम हो और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जिसके भीतर में तमन्ना हो, ऐसे लोगों को ही कालिदास जी महाराज के आश्रम में, आनंद आश्रम डेकावाड़ा आने की परमिशन है। और लोगों को परमिशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,69,086 नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 1,22,331 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 309 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,30,785 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल देश में 15.42 लाख एक्टिव केस है। बता दें, तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 15 लाख के पार पहुंचा है। वहीं नए संक्रमितों में केवल 213 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले शुक्रवार को 2.68 लाख लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब तक कुल 3.71 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.50 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,86,061 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, देश में 1 जनवरी को कुल एक्टिव केस का आंकड़ा 1,22,801 था। इस लिहाज से लेवल 15 दिन में कुल एक्टिव केस करीब 12.5 गुना हो गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राज्य में 3,448 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। अब तक कुल 7,428 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,184 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसे मिलाकर 3,37,537 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। फिलहाल राज्य में 14,892 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 91.90% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 12.42% पहुंच गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच झारखंड सरकार ने राज्य में आंशिक लॉकडाउन को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंध 31 जनवरी तक लागू रहेगा। बता दें, झारखंड में शनिवार को कोरोना के 3,258 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं अब राज्य में 33,091 मरीज सक्रिय है। शनिवार को 3,391 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं शनिवार को झारखंड में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 मामले मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 87 सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए, जिसके बाद पता चला कि 87 में से 14 ओमिक्रॉन के मामले हैं। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। कोरोना की जांच को लेकर दिल्ली के साथ देश में नए दिशा निर्देश लागू हो चुके हैं, लेकिन इन नए नियमों से अनजान लोग कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के लिए दिल्ली में इधर उधर परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है। ऐसे में अगर उनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, इसलिए दोबारा जाँच कराकर ये नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के लिए अलग अलग केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं। नियमों के मुताबिक जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं है और वो संक्रमित हैं, तो उन्हें दोबारा जांच या फिर नेगेटिव रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह
किसी कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को जब तक जांच कराने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उन्हें कोई परेशानी ना हो या फिर उन्हें पहले से कोई अन्य बीमारी ना हो। इसके अलावा संपर्क में आए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है तो उसके लिए जांच जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में संक्रमण का जोखिम ज़्यादा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। तीसरी लहर में शुक्रवार को पहली बार 24 घंटे में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 8500 के पार कर गया। वहीं कोरोना के फैलते प्रभाव से बचने के लिए लोग अंधविश्वास पर उतर आए हैं। मुजफ्फरपुर में लोगों ने कोरोना से बचने के लिए हवन पूजन किया। मेडिकल साइंस को धत्ता बताते हुए सिकंदरपुर कुंडल में कई लोग जुटे। हवन करने के दौरान भारतीय गरीब राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया, जिस तरह से देश में कोरोना के हालात है, ये साफ जाहिर करता है कि मेडिकल सिस्टम कोरोना के नए वेरिएंट को हराने में पूरी तरह असमर्थ है। उसी को देखते हुए पार्टी की प्रबंध समिति के लोगों ने ये फैसला लिया कि भगवान के नाम पर एक हवन कराया जाए। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 11 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद इनका कुल वैल्यूएशन 10.95 लाख करोड़ रुपए रहा। इनमें से 3 कंपनियां 2-2 लाख करोड़ रुपए के पार है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद गौतम अडानी की रैंकिंग में भी सुधार आया है। अब वे दुनिया के 13वें नंबर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। अभी तक वे 14वें नंबर पर थे। सबसे ज्यादा मार्केट कैप अडानी ग्रीन एनर्जी का है, जो 2.65 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन का 2.21 लाख करोड़ रुपए है। अडानी एंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन 2.05 लाख करोड़ रुपए है। अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ रुपए है। मारुति सुजुकी नए साल में अपने मॉडल्स की कीमतों में 4.3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कीमतों में ये बढ़ोतरी शनिवार से ही लागू हो गई। कंपनी ने कहा कि कमोडिटी प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट की कीमत बढ़ने की वजह से व्हीकल की कीमत में बढ़ाई जा रही है। सभी मॉडल्स की कीमत में कंपनी ने 0.1 से 4.3% तक का इजाफा किया है। साथ ही कंपनी ने कहा कि उसके सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमतों में औसतन 1.7% की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑल्टो से लेकर एस क्रॉस तक 3.15 लाख से लेकर 12.46 लाख रुपए तक की कार बनाती और बेचती है। गौरतलब है कि मारुति सुजुकी ने 2021 में भी 3 बार कीमतें बढ़ाई थी। पिछले साल जनवरी में कंपनी ने 1.4% कीमतें बढ़ाई, जबकि अप्रैल में 1.6% और फिर उसके बाद सितंबर में 1.9% कीमत बढ़ाई गई थी। कंपनी ने 2021 में कुल मिलाकर 4.9% तक कीमतों में बढ़ोतरी की है। फिलहाल के लिए खबर इंडिया में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।